नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य ओझा और यह है लर्निंग शॉर्ट्स की इंटरव्यू सीरीज। आज हमारे साथ मौजूद हैं अनिल नागर जी। अनिल नागर जो हैं वो हमारे जैसे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, क्योंकि उन्होंने आईआईटी से पढ़ाई की है और अभी वो भारत के सबसे बड़े एडुटेक स्टार्टअप में से एक स्टार्टअप शुरू चला रहे हैं। तो अनिल नागर जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप आए हमारे साथ। Thank you, Aditya. Thank you so much for calling on the show. जी, जी। तो जैसा कि अभी हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि बातें वही होंगी जो आप कई बार बता चुके हैं, पर हम फिर भी थोड़ी-सी और डीप में बातें आपसे जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि अभी हमने बात की कि आईआईटी बैकग्राउंड के हैं और आपने ये भी बताया कि आप गाँव के हैं, मतलब बुल यूपी के गाँव से आते हैं और अभी तो हम देखते हैं जो एक बड़ी पिक्चर देखते हैं वो अड्डा 24/7 की है। पर इसके पहले की जो कहानी है, अड्डा 24/7 के पहले की जो कहानी है, जो आपका गाँव का परिवेश रहा है, वो कैसा था? So, Aditya, ये एक बहुत लंबी जर्नी है. I think it will be interesting for our ऑडियंस, हमारे ऑडियंस के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये जानना कि कैसे ये इतना लंबा सफर हमने तय किया है. मैं यूपी के गांव से आता हूँ. यूपी में बुलंदशहर के पास एक छोटी सी जगह है दनकौर. और मेरे फादर फार्मिंग में है. छोटी सी लैंड है हमारी. सो हमारे पास अराउंड 3 बीघा जमीन थी, 3-4 बीघा. हुँ, और किसी तरह घर मैनेज हो रहा था फाइनेंशियली. तो गांव के स्कूल से मैंने पढ़ाई की, लेकिन ये रियलाइज हुआ यार कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो ऐसे नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा. हुँ, हुँ, एक्चुअली गांव में लोग जो होते हैं ना, गांव में बच, जो अगर बच्चों की बात की जाए या जो यंग लोग होते हैं, उनके अंदर बहुत फायर होती है, आग होती है, एनर्जी होती है. उनको डायरेक्शन नहीं मिलती, हुँ, दिशा नहीं मिलती कि यार क्या किया जाए, एनर्जी को कहाँ चैनलाइज किया जाए. और मैंने कई बार देखा है कि वो रॉन्ग डायरेक्शन में भी चैनलाइज हो जाती है एनर्जी. तो मेरे केस में क्या था कि मुझे ये समझ में आ गया था कि यार ऐसे नहीं चलने वाला है. पापा की 3-4 बीघे जमीन है, 3 हम भाई हैं. तो आगे जाके तो 1 बीघा जमीन ही बचने वाली है डिवाइड होने के बाद. तो कुछ करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा. तो इंटरेस्टिंगली मेरा मैथ्स में काफी रुचि थी मेरी, काफी मुझे मजा आता था. तो उसी से मैंने फिगर आउट किया कि यार इंजीनियरिंग करनी चाहिए. और वो भी कैसे पता की कि एक कोई हमारे डिस्ट्रिक्ट के एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चे थे और टॉपर थे डिस्ट्रिक्ट के. तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था कि मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ. तो हमने वो देख लिया, अमर उजाला में देख लिया कि यार ये लड़का इंजीनियर बनना चाहता है, हम भी इंजीनियर बनेंगे. और उस टाइम क्या होता था, ये 98 की बात है, उस टाइम क्या होता था कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं थे. कोई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, सिर्फ गवर्नमेंट के होते थे. और गवर्नमेंट में भी 3 एग्जाम होते थे बस. एक आईआईटी होता था, एक रुड़की का अलग एग्जाम होता था, उस टाइम रुड़की यूनिवर्सिटी होती थी. और एक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज एमएनआर का अलग से एग्जाम होता जो था. बाद में मोतीलाल नेहरू एआईट्रिपल ई हो रीजनल गया इंजीनियरिंग था। कॉलेज. हाँ, जो बाद में हो गया था. जी, जी। तो 3 एग्जाम होते थे बस. और अगर आप देखें तो तीनों एग्जाम अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम थे. जी, आईआईटी तो भूल जाओ, आईआईटी रुड़की तो भूल ही जाओ. आईआईटी रुड़की में 2000 सीटें होती थी, आईआईटी में 2000 होती थी, और रुड़की में टोटल 250 सीटें होती थी. और एमएनआर में भी टोटल मिला के 4-5 हजार सीटें थी. तो अब उनमें compete करना आसान तो था नहीं. हुँ, लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि हमें कोई ये बताने वाला नहीं था कि यार तुम मत करो ये, तुम गलत चीज चेज कर रहे हो हमने अपने पापा को बोला कि पापा हमें आईआईटी करना है, हमें ना आईआईटी में सेलेक्ट होना है और हमें इंजीनियर बनना है. हम हमें हमने कहीं पढ़ा है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का टॉपर है उसको भी इंजीनियरिंग करनी है, तो हमें भी इंजीनियरिंग ही करनी है. तो हमारे पापा ने कहा बिल्कुल करो, बिल्कुल बढ़िया, एकदम ये तो सही है, जैसा तुम चाहो वैसा करो. मेरे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको कुछ नहीं पता. उनको उनको तो ये है कि स्कूल में भी क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कौन सी स्ट्रीम लेनी है, क्या करना है, कुछ नहीं है. अभी जो वो बिलीव करते थे कि यार ये जो कह रहा होगा लड़का ठीक ही कह रहा होगा. और वो बहुत बड़ा एडवांटेज था. और प्लस सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि वो रोकते नहीं थे. हमें उस डिफिकल्टी वाली चीज से डराते नहीं थे कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट चीज चूज कर ली तुमने, या ये तो मत करो, ये तो किसी का भी नहीं होता, ये तो तुम्हारा भी नहीं होगा. ऐसा कुछ नहीं था. तो एनकरेज ही करते थे कि हाँ ठीक है, ये भी तुमने आज तक जो जो सोचा है वो सब कुछ किया है, तो ये भी कर ही लोगे. उनके लिए बहुत नॉर्मल था. जी, जी। फिर हम बुलंदशहर गए. 2009 1998 की बात है, 97 की.
तो बुलंदशहर गए, आईआईटी का फॉर्म निकला था, आईआईटी का फॉर्म लेके आए और फॉर्म भर दिया और हो गया रिजेक्शन हमारा। हमें औकात समझ में आ गई कि यार ये ऐसा थोड़ी है। कुछ भी सोचोगे तो कर लोगे। हुँ, लेकिन फिर समझ में आ गया कि यार अब तो यही करना है, अब और कोई चॉइस नहीं है, अब यही करना है। हुँ, कोशिश की कि कैसे किया जाए, इंफॉर्मेशन पता करने की कोशिश की कि यार क्या किया जाना चाहिए। उस टाइम बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती थी, बहुत कम अवेयरनेस होती थी और गाँव में तो ज़ीरो अवेयरनेस थी। जी, जी। आईआईटी को लोग आईटीआई समझते थे कि उस मैं बोलता था कि यार मुझे आईआईटी में जाना है, तो लोग बोलते थे अच्छा ठीक है, स्कूटर ठीक करना है, अच्छा ठीक है आईटीआई में चले जाओ। तो उनका ये होता था कि इलेक्ट्रिशियन बन जाएगा या स्कूटर का मैकेनिक बन जाएगा, ऐसा थॉट होता था नॉर्मली लोगों का। हुँ, हुँ, तो लेकिन हमें समझ में आ गया था कि ये कोई बड़ी चीज़ है भाई, ये अब रिजेक्ट हो चुके हैं एक बार, तो ये तो कुछ सिंपल नहीं है, आसान नहीं है। तो फिर एक दिन हमने अपने फादर से बात की कि ये ऐसे नहीं हो पाएगा, हमें दिल्ली जाना पड़ेगा और हमें उसके लिए आप कुछ पैसे इकट्ठे करके दो। तो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, बट फिगर आउट किया तो उस टाइम पापा ने हमारे डिसीजन लिया कि यार ये हमारी 3 भैंस हैं, इनमें से एक को भेज देते हैं। ओह! 25,000 रुपए मिलेंगे, तुम लो और जाओ दिल्ली। 17 साल का था तब मैं। हुँ, हुँ, और बहुत इंटरेस्टिंग था ये। तो उन्होंने कैश दिया मुझे, 25,000 रुपए, बस में बैठाया और मैं बस में बैठ के सीधा दिल्ली आ गया। 17 साल का था, मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे पता था मुझे आईआईटी में जाना है। जी। दिल्ली में आया, दिल्ली में बस स्टेशन से उतरा जैसे, और तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, दिल्ली में जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, सीधा आईआईटी जाऊंगा। क्योंकि आईआईटी में तो लोगों को पता ही होगा यार कि कैसे आना होता है यहाँ पे। अब गांव बैरियर में तो नहीं पता, लेकिन जो लोग आईआईटी में पढ़ाई कर रहे हैं उनको तो पता होगा ना। तो ये बेसिक थॉट थी। तो मैं रेलवे स्टेशन पे उतरा और मैंने बस पकड़ी हौज खास के लिए। आईआईटी दिल्ली में उस टाइम काफी फेमस लैंडमार्क था, मतलब किसी से पूछो कि आईआईटी जाना है तो बता हुँ, देते हुँ, लोग। हुँ, हुँ। तो बस पकड़ी मैंने, बस का नंबर भी शायद याद है, मैं भूल गया। 423 या 512 नंबर बस थी। तो एनीवेज, तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंगली क्या हुआ कि बस से जब आ रहे थे हौज खास की तरफ, तो हम तो बच्चे ही थे और पैसे थे हमारे पास। तो रास्ते में मेरी पॉकेट काट ली, मतलब एक किसी ने मेरी, जो पिक पॉकेट्स होते हैं, मतलब जो पॉकेट चोर होते हैं वो सब। तो मुझे पता नहीं था, मुझे इन सब चीजों का कोई आइडिया नहीं था। बट मैं हाँ थोड़ा चालाक था, तो मैंने क्या किया था कि पैसों को बैग में रखा था और पॉकेट में अपने ऐसे कुछ पेपर वेपर डाल रखे थे। तो एनीवेज, पैसे बच गए मेरे। आईआईटी दिल्ली गया, आईआईटी दिल्ली में घुस गया ऐसे ही रैंडमली। और तो आई मेट प्रोफेसर, कुछ प्रोफेसर देखा वहां पे, प्रोफेसर के केबिन बने हुए थे। तो ऐसे ही रैंडमली एक केबिन में घुस गया। एक प्रोफेसर थे, उनका नाम था केहर सिंह, अभी याद है मुझे। तो रैंडमली घुस गया, तो ही वॉज वेरी सरप्राइज कि यार ये कौन है, कहाँ से आ गया ये। अब मैं गाँव का लड़का ऐसे ही रैंडम से एकदम हुँ, हुँ, हुँ। कपड़े पहन के और एकदम घुस गया अंदर। तो कहता है कि उन्होंने मुझे पहले तो समझा कि कोई ऑफिस बॉय होगा, ऐसा कुछ होगा, कुछ चाय वाय देने आया होगा कोई। तो मैंने कहा सर मुझे आपसे बात करनी है। तो उन्होंने कहा कौन हो आप, कहाँ से आए हो। तो मैंने कहा मैं बहुत दूर से आया हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। फिर उन्होंने मुझे बैठाया अपने पास कि अच्छा बैठो, चलो। सैंडविच मंगाया, मुझे चाय वाय पिलाई। फिर उन्होंने पूछा कि क्या है, क्यों आए हो, क्या करना है। तो मैंने कहा कि सर मुझे आईआईटी में एडमिशन लेना है। एंड ही वाज वेरी सरप्राइज्ड कि तो ऐसे थोड़ी होता है आईआईटी में एडमिशन लेना है। मैंने कहा कि मैंने फॉर्म भरा था, मेरा हुआ नहीं, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो उन्होंने काफी प्यार से मुझे समझाया। उन्होंने कहा बेटा बहुत मुश्किल है, और हुँ, तुम गांव से आए हो, अकेले दिल्ली में रहोगे, नहीं हो पाएगा, तुम जाओ, है ना। ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं, लोग तैयारी करते हैं, होता नहीं है, मुश्किल है। और तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे बैकग्राउंड की गलती है कि तुम हिंदी मीडियम से ऐसे गांव से पढ़े हो, तो कैसे कर पाओगे। लेकिन हम तो डिसाइड करके आए थे। तो हमने बोला कि हम तो पापा को बोल के आए, हम तो वापस तभी जाएंगे जब आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा। भैंस भी बेच दी अपनी, अब तो बिना आईआईटी में लिए हाँ, तो अब तो जाना वापस नहीं जाएंगे ही नहीं, अब घर जाने का मतलब ही नहीं है, अब घर से तो आ गए अब। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि यार आप ऐसा कर लो, फिर वहाँ पे आईआईटी के सामने हौज खास वो सर्वे प्रेस विहार होता था, कालूसराय। है। तो वहाँ पे जस्ट एक कोचिंग शुरू हुई थी, फिट जी शुरू हुआ था उस टाइम। तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा ठीक है, वहाँ पे जाओगे, कोचिंग शुरू हुई है, आप उस कोचिंग में एडमिशन ले लो, और वो लोग तैयारी कराते हैं, वहाँ पे करो। और वो
आपकी हेल्प कर सकते हैं। मैं गया कोचिंग में, वहां से निकल के आईआईटी से ढूंढता और जाके मैंने उन लोगों को गया वहां पे, तो बहुत ही स्ट्रेन था वो भी, क्योंकि अच्छा कोचिंग था तो वहाँ रिसेप्शन बहुत अच्छा सुंदर बना रखा था। वहां पे काउंसलिंग में एक मैम बैठी थी बहुत सुंदर सी, और जैसे ही मैं वहां पे पहुंचा तो उन्होंने कहा, हाय, हाउ कैन आई हेल्प यू। उसने मुझे इंग्लिश में पूछा, मैं तो बोल ही नहीं पाया कुछ। मैं बहुत देर तक सोचता रहा मैं क्या करूं क्या करूं। तो फिर ना वो भी मुझे देखती रही कि यार ये कौन है, कहाँ से आ गया ये वो। तो मैंने उससे कहा कि यार मुझे एडमिशन लेना है। तो इंटरेस्टिंगली उसने कहा कि यार ऐसे थोड़ी होता है कि एडमिशन लेना है। वो भी अपना एग्जाम लेते थे, उनका भी अपना एग्जाम होता था कि ठीक है, एडमिशन लेना है तो एडमिशन ऐसा नहीं होता है, अभी आपका एग्जाम है, कल एग्जाम होगा। वहाँ सैटरडे को गया था मैं, तो संडे को एग्जाम था कि आप उसमें करो, और उसमें अगर आप हो गए तो हम आपको फिर पढ़ाएंगे। तो मैंने कहा हाँ ये ठीक है, ये तो हो जाएगा। तो वो हुआ, और मेरा हो गया उसमें, फिर जी में सेलेक्ट हो गया मैं। इनफैक्ट जो एंट्रेंस टेस्ट था उसमें मैं टॉप स्टूडेंट्स में ही था, टॉप 10 स्टूडेंट्स में था, जो उन्होंने एंट्रेंस टेस्ट लिया था उस टाइम। तो बस वहां से फिर ठीक हो गया, फिर उन्होंने मुझे एडमिशन दे दिया। पैसे मेरे पास थे ही, पैसे मैंने जमा किए। तब इतनी फीस नहीं होती थी, आजकल तो बहुत लाखों में होती है। तब इतनी नहीं थी, फीस दे दी, और फिर वहां पे पढ़ाई शुरू हो गई। और 1 साल खूब तैयारी की, दिल्ली में रहा मैं, और हो गया सिलेक्शन। मेरी 1000 के अराउंड रैंक आई आईआईटी में। और फिर मैं घर वापस गया। 1 साल के बाद फिर पेरेंट्स को बताया कि मैं आईआईटी में सिलेक्ट हो गया हूँ। तो पेरेंट्स को एनीवेज ज्यादा कुछ नहीं पता था, उनको पता था कि कुछ है, अच्छा है, आईटीआई कुछ अच्छा आईआईटी है। सब कुछ अच्छा है, ठीक है, दे वर हैप्पी। पर जब मैं कॉलेज में गया, मैं आईआईटी में गया, तो मैंने आईआईटी बीएचयू चूज किया था। और वहां पे जब पहुंचा, एडमिशन लिया, तो सारे बच्चे जब आए, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई है। तो सारे अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आए, कोई दिल्ली से, कोई चेन्नई से, कोई हैदराबाद से, कोई डीपीएस का पढ़ा हुआ, कोई मॉडर्न स्कूल, एंड दे ऑल स्मार्ट। तो मुझे रियलाइज हुआ यार ये तो कुछ अच्छा कर लिया, कुछ लाइफ में बड़ा हो गया। फिर ये भी रियलाइज हुआ कि यार अगर मैंने कर लिया, मैं गांव से आया था, तो मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं गांव में जो कर सकते थे, लेकिन कोई कर ही नहीं पाया, क्योंकि गांव से कोई बाहर निकला नहीं, गांव में गाइडेंस मिली नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि यार बड़े होकर या आगे चलकर ना ऐसा कुछ करूंगा जिससे कि ऐसे लोगों की मैं हेल्प कर पाऊं, जो लोग ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, जिनका बैकग्राउंड ऐसा है, जिनको गाइडेंस नहीं मिल रही है, जिनका फाइनेंशियली वीक है, जो लोग सिटीज में नहीं आ सकते, मैं इनके लिए कुछ करूंगा बड़ा होकर। पर्सनली अपने लिए मैंने क्या किया, मैंने आईएएस की तैयारी शुरू कर दी। मुझे रियलाइज हो गया कि यार आईआईटी मैंने कर लिया, तो अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मुझे सबसे डिफिकल्ट एम दिखाई दिया आईएएस की, सिविल सर्विस। अब आईएएस आईएएस की तैयारी शुरू कर दी, और सिंपल बना लिया कि आईआईटी तो करूंगा, ठीक है, बीटेक कर रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली मुझे आईएएस बनना है। ये सब चालू हो गया। 4 साल में तैयारी भी की, लेकिन 4 साल तक आते थे फिर मैच्योरिटी आ गई, फिर समझ में आ गया इट्स नॉट अबाउट दैट कि अपने आप को आप बिना बात के चैलेंज करते रहो, या बिना बात के आप डिफिकल्ट टीम चूज करते रहो। यू शुड चूज द राइट थिंग which is which can add value to your thought process, to society, and which is motivating to you. मुझे रियलाइज हुआ यार आईएएस इज नॉट मोटिवेटिंग फॉर मी। क्लियर करना तो मोटिवेशन है, क्योंकि वो टफ है, वो क्लियर हो भी जाएगा, लेकिन उसके बाद जो जॉब है वो शायद मेरे लिए नहीं बनी है। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं कुछ फिगर आउट करूंगा, बट लेट मी डू यूजुअल स्टफ फॉर द टाइम बिंग। तो मैंने फिर कॉर्पोरेट में जॉब की, तो ये सब किए, छोड़ कुछ कुछ एक्सप्लोर एक्सप्लोर करता रहा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोफाइल पे काम किया। तो 2010 में फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे नहीं करना, अब मुझे अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है। और तब हमने स्टार्ट किया अपना ये वेंचर। और 2010 में ऑनलाइन बहुत ज्यादा नहीं होता था, मेनली ऑफलाइन होता था। और ऑफलाइन में भी हमने नोएडा से शुरू किया था, और अपनी पहली ब्रांच हमने यहाँ सेटअप की थी। और हमारा बहुत क्लियर गोल था कि यार हम, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज गोइंग टू सर्व पीपल हु कम फ्रॉम स्मॉलर प्लेसेस। जो लोग टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स विलेजेस से आते हैं, हम उनको ही सर्व करेंगे। और दो पर्सपेक्टिव थे, एक एजुकेशन पर्सपेक्टिव था और दूसरा जॉब्स पर्सपेक्टिव था, कि हम इन लोगों को कैसे हेल्प कर सकते हैं टू गेट जॉब्स। एक्चुअली होता क्या था कि ये लोग जो छोटी जगह में रहते हैं, उनका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम रहता है,
और हिंदी मीडियम बैकग्राउंड और गांव की स्कूलिंग की वजह से उनकी पर्सनालिटी इतनी डेवलप नहीं हो पाती, बहुत कम्युनिकेशन मतलब स्किल्स इतने इवन छोटे शहरों में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल भी होते हैं, वो भी ऐसे होते हैं कि जो बड़े शहर का जो हिंदी मीडियम वाला है वो भी अच्छा कर ले उनसे। मास्टर सही राइट। प्रोनाउंसिएशन मास्टर जी के रहते नहीं है, बच्चे बाहर जाते हैं। हाँ जैसे आपने बताया ना कि रिसेप्शन पे गया, मैं चौंक गया। तो हम लोग किसी बड़े होटल वोटल चले जाते थे, रिसेप्शन देख लेते थे, कहते थे मॉल की तरह लग रहा है। हम्म। तो वही तो चीज है। तब मॉल भी नहीं होते थे। अब सोचो एक गांव नहीं। का बच्चा और एक दिल्ली में आके चला जाए एक अच्छे से सुंदर से रिसेप्शन में, वहां पर भी रिसेप्शन पे एक बहुत सुंदर सी लेडी बैठी हुई है एकदम मेकअप करके, अच्छा सा एनवायरनमेंट, फ्लावर फ्लावर सब लगे हुए हैं। तो गांव का बच्चा एकदम नहीं रेस्पॉन्ड कर पाएगा, वो ब्लैंक हो जाएगा कि यार वो उसको आदत ही नहीं है, और ऊपर से इंग्लिश में पूछ ले मैडम। हाँ, हाँ। तो ये सब मैंने फेस किया, देखा। और तो जब हमने शुरू किया था तो हमारा एम यही था कि यार कैसे हम इन लोगों की हेल्प कर सकते हैं, कैसे इन लोगों को गाइड कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, और थोड़ा लाइफ में वो ऊपर आए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमने कैरियर पावर शुरू किया, और कैरियर पावर में हम लोग हम लोगों ने एक एरिया चूज किया। हमने ये चूज किया कि यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम जॉब्स की है हमारी छोटी जगह में, और लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं है लोगों में प्रॉब्लम है, लेकिन वो फिट नहीं हो पाते प्राइवेट जॉब्स में, क्योंकि पर्सनैलिटी उस हिसाब से नहीं होती है। तो हमने कहा कि यार फिर उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब्स, क्योंकि गवर्नमेंट में भी बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं और बहुत सारे सेक्टर्स हैं, चाहे डिफेंस हो, चाहे टीचिंग हो, चाहे बैंक के एग्जाम्स हो, मिनिस्ट्रीज हो, बहुत सारी जॉब्स हैं। तो हमने कहा कि इनको गवर्नमेंट जॉब से मैच करते हैं। तो हमारा ये था कि हम बच्चों को गाइड करते थे, वर्कशॉप्स करते थे, और साथ में उनको पढ़ाते भी थे, तैयारी कराते थे गवर्नमेंट जॉब्स की। तो गवर्नमेंट जॉब्स का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो एप्टीट्यूड बेस्ड होता है, कि उसमें एक एप्टीट्यूड एग्जाम होता है, हुँ, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, और फिर एक छोटा सा इंटरव्यू भी होता है। तो ऐसे शुरू किया, और अ, बहुत तेजी से हमने ग्रो किया। 2010 में हमारी एक ब्रांच नोएडा में सेटअप की थी, लेकिन 2016 तक आते आते हमारी 80 ब्रांचेस थी ऑल अक्रॉस इंडिया, दिल्ली अच्छा। टू लखनऊ, तो कानपुर, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर। तो क्या ये शुरू में पूरा ऑफलाइन था? यस यस, कंप्लीटली ऑफलाइन। 2010 में कोई भी ऑनलाइन नहीं पढ़ता था। हुँ, ना तो हुँ, लोगों हुँ। के पास डिवाइसेस थे, ना हाँ, लोग हाँ। इंटरनेट यूज करते थे, ना स्पीड थी, कुछ नहीं था। जी, जी। तो 2010 से लेकर 2016 प्योरली ऑफलाइन ब्रांड था कैरियर पावर, और मोर देन 1000 टीचर्स थे हमारे प्लेटफॉर्म पे जो पढ़ाते थे अक्रॉस इंडिया, सारे ब्रांचेस पे, हर लोकेशन पे था। आप कोई मेजर सिटी बोलोगे, चेन्नई हो जाए, चाहे पटना हो, चाहे गुवाहाटी हो, वी आर देयर एवरीवेयर। 2016 तक आते आते ऑनलाइन का थोड़ा शुरू हो गया था। लोगों के पास डिवाइसेस आ गए थे, लोग मोबाइल फोन्स की डेंसिटी काफी बढ़ गई थी इंडिया में। लोग इंटरनेट यूज करना शुरू कर दिए थे, रिलायंस जियो लॉन्च हो गया था, तो हाँ। फास्ट स्पीड इंटरनेट भी आ गया था। जी। तो तब हमने सोचा कि यार अब हमें मूव करना चाहिए ऑनलाइन, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा विजन तो यही था कि यार गांव गांव तक पहुंचना है, लेकिन ऑफलाइन से हम गांव गांव तक पहुंच नहीं पा रहे थे। हमारे जो सेंटर्स थे वो सारे बड़ी जगह पे थे, सही क्योंकि बात। छोटी जगह में सेंटर आप खोल नहीं सकते, ब्रांच खोलोगे तो फाइनेंशियली वायबल नहीं है, बंद हो जाएगी। हुँ, हुँ। प्लस क्वालिटी प्रॉब्लम है, क्वालिटी कैसे सर्व करोगे। तो हमारा ये था कि यार अगर हमें घर घर तक पहुंचना है और हम इंश्योर करना चाहते हैं कि यूपी के किसी रिमोट गांव में भी बच्चा अपना एग्जाम की तैयारी कर पाए, तो हमें ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो 2016 में हमने अड्डा 24/7 लॉन्च किया, एज ए सेपरेट ब्रांड लॉन्च किया, हुँ, हुँ। और जिसमें हमने अपना मोटिव बनाया कि हम ऑनलाइन करेंगे कंप्लीट, और घर घर तक, लास्ट माइल तक हम इसके थ्रू पहुंचेंगे। जी। और हमने मल्टीपल वेबसाइट्स लॉन्च की। हमारी स्ट्रेटेजी थी कि यार स्ट्रेटेजी ऐसी रखेंगे कि हम मल्टीपल वेबसाइट्स अपनी रखेंगे एग्जाम स्पेसिफिक, जहाँ पर बहुत सारा फ्री कंटेंट होगा, बच्चे आएंगे और हुँ, जो हुँ। इंफॉर्मेशनल कंटेंट होता है वो सब फ्री में कंज्यूम करेंगे। और एट द सेंटर ऑफ दिस अड्डा 24/7 ऐप होगा। मतलब हमारी स्ट्रेटेजी क्लियर थी कि दिस एडटेक इज गोइंग टू बी मोबाइल फर्स्ट, मतलब ये मोबाइल फर्स्ट एडटेक होगी, इस एडटेक में सबसे सेंट्रल पार्ट जो होगा वो हमारा मोबाइल ऐप होगा। हुँ, हुँ। तो हमने मोबाइल ऐप लॉन्च किया 16 में, जी। और ऑनलाइन में भी हम अगेन वी आर वेरी वेरी फास्ट इन आवर ग्रोथ। 2016 से लेकर अब तक, अभी अगर आप आज की बात करें तो हमारे प्लेटफॉर्म पे 1 करोड़ से ज्यादा लोग आते हैं हर महीने, जो हमारा मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, जो हर महीने बच्चे आते हैं, जी। 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे आते हैं।
और अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले साल टोटल 4 करोड़ स्टूडेंट आए थे हमारे प्लेटफॉर्म पे, 4.5 लाख स्टूडेंट्स ने हमारे पेड प्रोडक्ट्स भी बाई किए थे। तो इन टर्म्स ऑफ रीच, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू क्रिएशन, we are proud that we are able to help and support our youth in the country, and हमें लगता है कि अब हम उस लेवल पर हैं जहां पर we are a household name in these 4 years. जी, 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 बिल्कुल। क्योंकि जब मैं खुद इंजीनियरिंग कर रहा था, तो जब हम लोग लैपटॉप लेकर के बैठते थे, 4th ईयर का टाइम रहता है कि अब कुछ बड़ा करना है सबको, तो अड्डा 24/7 मेरे हिसाब से शायद हर रूम में खुली है, मेरे कॉलेज के। तो ये तो जैसे आपके बारे में हमने बात की, ये पूरी आपकी एक जर्नी थी कि अड्डा 24/7 अभी कहाँ है और आप कैसे आए यहाँ पे। एक चीज़ मैं थोड़ा-सा पीछे जाके पूछना चाहता हूँ, वो ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि स्टार्टअप से रिलेटेड चीज़ें, जैसे कि जब वही 2016 की बात है, जब इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा आ गया था, जियो ने इंटरनेट फ्री के इंटरनेट देना चालू कर दिए, तो उसके बाद से भी बहुत ही ज़्यादा स्टार्टअप कल्चर आया कॉलेजेस में भी, कि लड़के स्टार्टअप की बात करने लगे, जैसे हम लोग खुद ही कोशिश कर रहे हैं, तो इसको आगे हम्म। बढ़ाने की। तो अगर जैसे आप जॉब कर रहे थे, तो कोई एक इंसान जॉब कर रहा है और उसके मन में ख्याल भी है कि स्टार्टअप को लेकर के कुछ विचार भी हैं कि हमें इस चीज़ को परस्यू करना है, आगे जाना है। तो वो ट्रांज़िशन कितना खतरनाक होता है, कितना रिस्क लेना पड़ता है, कैसे चीज़ों को इवैल्यूएट करना पड़ता है, वो जर्नी क्या रहती है? देखो वो तो एक्चुअली रिस्की होता ही है। हुँ, जब आप प्लान लेते हो कि यार आप अच्छी खासी जॉब कर रहे हो, मेरे केस में तो मैं तो बहुत अच्छी जॉब कर रहा था, मैं कॉग्निजेंट में था और बहुत अच्छे प्रोफाइल पे था, अच्छी खासी सैलरी थी। तो ये डिसीजन लेना कि आपको जॉब नहीं करनी, अपना करना है, ये एक रिस्की डिसीजन होता है। हुँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार रिस्क तो लेना ही पड़ता है लाइफ में। अब मैं तो ये हमेशा ये सोचता था कि यार जब मैं गांव से आया था आईआईटी में पढ़ने के लिए, अकेला बस में बैठ के आया था, मुझे पता नहीं था मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ रहूंगा, क्या करूंगा। 17 साल का था मैं, बहुत बहुत यंग था। तो तब मैंने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि यार ठीक है, आई विल फाइंड माई ओन वे। तो ये मेरे लिए कोई बड़ा डिसीजन नहीं था, ये मेरे लिए बहुत ही नॉर्मल डिसीजन था, बिकॉज बहुत यूज टू था मैं कि जी, यार आपको अगर कुछ करना है तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, बड़ा सोचना पड़ेगा, और डर से तो कुछ होता नहीं है। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आपको अपने अंदर बिलीफ है कि आप कैपेबल हो, तो आप रास्ता ढूंढ लोगे। मुझे हमेशा लगता था कि यार जितना आप डिफिकल्ट सिचुएशन में जाओगे, उतनी ही ज्यादा आपकी लर्निंग भी होगी, उतना ही सीखोगे आप, हुँ, एंड द बेटर यू विल बिकम। हुँ, तो मुझे बहुत क्लियर था। हाँ, फैमिली साइड में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं तो अच्छा खासा आईआईटीएन था और अच्छी खासी जॉब कर रहा था, और मेरी शादी हुई, मेरी वाइफ सीए है, और जो मेरे इन लॉज हैं उन लोगों के भी कुछ ड्रीम्स होंगे, थॉट्स होंगे कि अच्छा लड़का बड़ा अच्छा है, अच्छा दामाद बैकग्राउंड है, अच्छा होना, हाँ। आई आईआईटीएन है, अच्छी सैलरी है, इतनी अच्छी जॉब है, और शादी के 1 साल बाद मैंने जॉब छोड़ दी, या जॉब छोड़ने की बात कर रहा हूँ। तो हुँ, वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, एक्सपेक्टेशन मिसमैच होते हैं। बट हाँ, आपका पार्टनर आपको सपोर्टिव होना चाहिए। मेरे केस में मेरी वाइफ बहुत सपोर्टिव थी, और वाइफ भी बिल्कुल सेम पेज पे थी कि हाँ करो। वो जॉब कर रही थी, तो पीडब्ल्यूसी में जॉब कर रही थी उसे उधर, तो हुँ, वैसे भी मुझे बहुत कंफर्ट था फाइनेंशियली भी कि यार ठीक है, मैं मेरा कुछ नहीं भी होगा, कुछ महीने कुछ साल, तो ठीक है, मेरा घर चल जाएगा, बिकॉज वाइफ इज वर्किंग। ऑल्दो फिर वैसा हुआ कि अ, अ, हमारा उसी टाइम उसके अराउंड ही 1 साल बाद करीब बेबी भी हुआ, तो वाइफ को भी जॉब छोड़नी पड़ी, तो वो सब क्राइसिस भी आए। हुँ, तो आते ही हैं, आई थिंक जब भी आप कुछ करने जाओगे तो यू शुड बी मेंटली रेडी कि क्राइसिस आएंगे, जैसा आप सोच के चलोगे वैसा नहीं होगा। हुँ, हुँ, ये आपको पहले से लेके चलना पड़ेगा। आप जितना सोचोगे कि यार हाँ ठीक है यार, इसने दूसरे दूसरे को देखोगे कि उसने कर लिया, उतना बड़ा नहीं बन गया, ऐसा वैसा, मैं ऐसा कर लेता हूँ, एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है। जब आप उतरते हो ना फील्ड में, तो आपको समझ में आता है कि यार ये तो कुछ और ही है, जो मैंने सोचा था ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन अगर आपके अंदर आप उस थॉट से आए हो कि यार जरूरी नहीं है जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही होगा, लेकिन मुझे करना ही है, मुझे अपना ही करना है, और मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है, तो फिर आप रास्ता निकाल लोगे। लेकिन आप उस थॉट से आओगे पूरा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बना के, हुँ, कि यार आप ये सोचोगे कि यार मैं ऐसा करूंगा और मैं ये करूंगा, ये नहीं वर्क किया तो मैं ये जॉब ढूंढ लूंगा, नहीं तो ऐसा कर लूंगा, तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। व्हाट वर्क्स इज कि जब आप कूद जाओगे, तो आपको पता लगेगा कि क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं वर्क कर रहा है ना, हुँ, उसके जो जो जिस तरफ आप जा रहे हो,
पहली बात तो दैट हैज टू बी लेड बाय पैशन, कि आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए उस चीज के लिए जो आप करने जा रहे हो। तो वो सबसे बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि जितने भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे उसमें कोई एक चीज कंसिस्टेंट होनी चाहिए जो आपको मोटिवेट करती रहे कि यार करना है करना है करना है, और वो होता है आपका पैशन। लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको उस थॉट प्रोसेस के साथ जाना पड़ेगा कि जो आप सोच रहे हो जरूरी नहीं है एक्चुअली वैसा ही है। हुँ, आपको बाहर से लग रहा है, लेकिन जब कूदोगे, जब उस फील्ड में आप काम करना शुरू करोगे, तो आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। जी, और उस थॉट प्रोसेस के साथ जाओगे, सीखने वाले थॉट प्रोसेस के साथ, तो फिर आप धीरे-धीरे सीखते चले जाओगे, बेटर होते चले जाओगे और आप रिकवर कर जाओगे। तो बेसिकली ऐसा होगा, जब आप जाओगे तो पहले आप गिरोगे, श्योर है ये पक्का, धड़ाम से गिरोगे ज़मीन पे। तब आपको असलियत समझ में आएगी कि यार ऐसा नहीं है। लेकिन देन यू आर डेयरडेविल, आपका अंदर तो है वो, तो हुँ, आप रेडी हो कि यार मुझे पता है मैं गिरूँगा, लेकिन मैं फिर उठ जाऊँगा, फिर भागूँगा। सबसे पहली बार जब गिरते हो सबसे मुश्किल होता है, लेकिन एक बार उससे बाहर निकल जाते हो तो आप सीख लेते हो कि यार हाँ, कोई बात नहीं। फिर आप कभी गिरोगे, कभी उठोगे, कभी गिरोगे, कभी उठोगे, फिर आपकी जर्नी चालू हो जाती है। लेकिन सबसे पहला जो हर्डल आता है, वो सबसे डिफिकल्ट होता है, जिसमें कि लोग गिव अप कर देते हैं, भाग जाते हैं छोड़ के कि यार ये मेरे बस की नहीं है, या ये तो ऐसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था, या फिर बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स आती हैं। जी, तो मुझे लगता है साइकी होनी चाहिए कि यार करना है, हुँ, एंड अगर बाकी लोगों ने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। और देखो बिज़नेस में क्या है कि अपॉर्च्युनिटीज़ तो बहुत ज़्यादा है। आज के डेट में इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है, अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो जब आप कूद जाओगे, तो आपको और बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी दिखने लगेंगी। तो आपको अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप इतने काबिल हो, इतना आपके अंदर पोटेंशियल है कि अ, आप कर लोगे। आप उसमें से, उस मैच से, उस डाउनफॉल से निकल के आ जाओगे। जी। तो मतलब कि अगर आपको लगता है कि मुझे करना है तो नो मैटर व्हाट इट टेक्स आपको करना ही करना है। अगर आपने सोच लिया कि नहीं हो रहा है, तो फिर तो नहीं ही हो रहा है। जी। राइट, तो ये यही है, एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई आई फील एवरीबॉडी शुड लर्न कि यार देखो, जब आप ये डिसीजन लेते हो कि आपको स्टार्टअप करना है, ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है। और इस डिसीजन का मतलब ये है कि आगे जाकर आप इस पूरी सोसाइटी के लिए, नॉट ओनली फॉर योरसेल्फ बट पूरी सोसाइटी के लिए, एक एक यूनिक चीज क्रिएट करने वाले हो, एक यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन क्रिएट करने वाले हो। हुँ, हुँ। कुछ सोसाइटी में कुछ एक चेंज करने वाले हो, जिससे सोसाइटी बेटर हो जाएगी। जी। और ये करना आसान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे स्टार्टअप में की बात की जाए, हमारी कंपनी की बात की जाए, तो अभी लेट्स से 1000 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। हुँ, तो 1000 एम्प्लॉइज, 1000 लोगों को जॉब देना, एम्प्लॉयमेंट देना, उनकी फैमिली चलती है आपके उस पे, इट्स बिग थिंग। आप करोड़ों लोगों को पढ़ा रहे हो, राइट? उनको गाइड कर रहे हो, उनको आप उनके करियर में आगे बढ़ने में हेल्प कर रहे हो। इट्स बिग थिंग, इट्स बिग इम्पैक्ट। तो वो करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए आपको कुछ सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। इट कैन नॉट बी लाइक कि सोचा और हो गया, तो फिर तो कोई भी कर लेगा। जी, तो आपको उसके साथ जाना पड़ेगा कि यार फेल होऊंगा मैं, बिकॉज आई एम नॉट परफेक्ट। और जब आप शुरू करते हो तो आपको थियोरेटिकली पता होता है, लेकिन जब कूदते हो, प्रैक्टिकली। करना शुरू करते हो, तो प्रैक्टिकली पता पड़ता है। तो जब वो पता लगेगा, तो मैं घबराऊंगा नहीं, तब पीछे नहीं हटूंगा, सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए। जी। तो मैं आपसे जैसे स्टार्टअप की बातें हुई, तो मैं एक 2 सवाल एक साथ आपसे पूछना चाहता हूँ। और वो सवाल ये है कि जैसे कि आपने बोला कि आप लोग मतलब आपने सोच लिया कि आपको स्टार्टअप करना है कि नहीं करना है। तो जब हम बड़े हो रहे होते हैं मतलब कि जो मेरी उम्र के लोग हैं या जो जॉब कर रहे हैं, बैंगलोर में हैं, मुंबई में हैं, कहीं भी हैं, तो उनके दिमाग में कभी न कभी स्टार्टअप का आइडिया आता ही आता है कि हमें स्टार्टअप करना है। पर कई बार कई केसेस में मैंने खुद ऐसा महसूस किया है कि लोगों को ये तो रहता है कि हमें स्टार्टअप करना है और उनके पास कोई आइडिया नहीं रहता है। दे आर वेरी पैशनेट अबाउट कि मुझे स्टार्टअप कर ही लेना है, पर कोई आइडिया नहीं है। और दूसरा ये कि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास आप आइडिया भी आपने शुरू कर दिया है, पर वो चीज़ें प्रॉफिट में नहीं जा रही हैं या कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं। तो क्या कोई ऐसा पॉइंट होता है कि जहाँ पे आपको डिसाइड कर लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि हाँ, ये पॉइंट है या इस चीज़ को छोड़ के हमें कुछ नया ट्राई करना चाहिए? तो वो चीज़ क वो पॉइंट कब पॉइंट आता है? तो पहली बात तो ये है, जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा है कि अगर मेरे पास आइडिया नहीं है हुँ, तो मैं और मुझे स्टार्टअप करने का मन है तो मैं क्या करूं।
तो आपको बिल्कुल भी नहीं स्टार्टअप करना चाहिए और सोचना भी नहीं चाहिए। जी, जी। देखो, अगर थ्योरेटिकली बोला जाए ना कि यार अ, ऐसा कौन पर्सन है जो रिच नहीं होना चाहता, जो पैसे नहीं चाहता? तो ऐसा कोई भी नहीं है, सबको पैसे चाहिए, सही बात है। राइट? हुँ, हुँ, हुँ। तो हमारी विश जो होती है वो सभी की एक विश होती है कि यार मैं बहुत फेमस हो जाऊं, हुँ, मेरे हुँ, पास बहुत पैसा आ जाए, मैं बहुत खुशी रहूं, मैं बहुत पीसफुल रहूं, ये हमारी विश है। हुँ, हुँ, तो विश होना इज नॉट क्राइटेरिया टू स्टार्ट समथिंग। हुँ, ठीक है, ये तो एक आउटकम है बेसिकली कि आपने कुछ किया, आप कुछ चेज कर रहे हो और उसका जो मैं इसे साइड वाला पार्ट बोलता हूँ कि यार ये बहुत साइड वाली चीजें होती हैं जो मैंने अभी बात की, पैसा, हाँ, हाँ, फेम, ये हाँ, सब हाँ, चीजें। हाँ। मेन है कि यार आप क्यों करना चाहते हो, या ऐसी क्या चीज है जो आप चेंज करना चाहते हो। देखो, दो ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन ये है कि यार ऑलरेडी कोई पर्सन किसी ड्रीम को चेज कर रहा है या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ बिल्ड कर रहा है। सो बिकम, यू कैन गो एंड बिकम पार्ट ऑफ दैट। देयर इज नो हार्म इन दैट, एंड उसमें कोई कोई वो नहीं है, गलत गलत चीज नहीं है वो। इट्स नॉट बैड थिंग। मान लो फॉर एग्जांपल, लेट्स से उबर। अब उबर फाउंडर्स थॉट कि यार वी शुड क्रिएट समथिंग लाइक दिस व्हिच विल इवेंचुअली क्रिएट सच ए वैल्यू, एंड सोसाइटी की इस तरह चेंज हो जाएगी हमारी, और ह्यूमन काइंड के लिए इस तरह इसमें वैल्यू क्रिएशन होगा। हुँ, हुँ, And they are chasing that dream. And of course, they cannot do it on their own. They will need people for that. And if you also believe in that dream कि यार हाँ सही है एकदम, होना ही चाहिए था और इससे बहुत कुछ सोसाइटी में अच्छा हो जाएगा या ह्यूमन काइंड के लिए बहुत वैल्यू क्रिएशन होगी, हुँ, 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 तो हुँ। यू कैन जॉइन हैंड्स विद देम। देयर इज नो हार्म इन दैट यार। कोई ऑलरेडी ठीक है, आइडिया किसी का भी है, बट जब आप एग्जीक्यूशन करोगे तो यू आल्सो कंट्रीब्यूट टू दैट लेवल, जी, तो जी। उसमें कोई हार्म नहीं है। हुँ, तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास आइडिया नहीं है तो आप किसी जो अच्छा जो आपको अच्छा लगता है, जहाँ पे लगता है कि जहाँ पे सही चीज को लोग चेज कर रहे हैं, जहाँ पे अच्छा आइडिया है कोई, या जहाँ पे आपको अच्छी टीम लगती है, आप वहां जाके ज्वाइन करें, जॉब करें मस्त आराम से। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हुँ, हुँ, क्योंकि आप वहां पे काम करोगे, आप यू कैन अर्न लॉट ऑफ मनी एंड यू कैन गेट लॉट ऑफ थिंग्स। हुँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि यार कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी चीज है जो नहीं हुई है, नहीं हो रही है, हुँ, एंड यू वांट टू सॉल्व दैट। यार मुझे लगता है कि यार ये होना चाहिए था, अगर ये होता तो लाइफ कितनी इजी होती लोगों की, हुँ, सबकी। तो मुझे ये करना है, देन इट्स अ राइट टाइम टू थिंक अबाउट स्टार्टअप। अननेसेसरीली अपने आप को आप बर्डन नहीं कर सकते, सारा टाइम ये नहीं सोच सकते स्टार्टअप। वही है कि कौन कौन बिलियनर नहीं बनना चाहेगा, कौन बिलियनर नहीं बनना चाहेगा। इट इज लाइक दैट कि सही इट इज बात आवर है। विश कि यार मैं भी स्टार्टअप फाउंडर, और स्टार्टअप फाउंडर भी स्टार्टअप नहीं जो एकदम रॉक स्टार जिसकी कंपनी यूनिकॉर्न बन जाए, हुँ, ऐसा फाउंडर बनना है मुझे। हाँ, तो दैट इज आवर विश। हाँ। लेकिन सिर्फ विश होना इज नॉट एवरीथिंग। और अगर आपके पास आइडिया नहीं है तो यू शुड नॉट फील गिल्टी अबाउट इट कि आइडिया नहीं है। यार हुँ, जरूरी थोड़ी हर कोई, ऐसा थोड़ी हर कोई स्टार्टअप के लिए बना हुआ है, स्टार्टअप होने ही चाहिए, या ऐसा कुछ नहीं है, राइट? देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू। हुँ, बहुत कुछ है करने के लिए। ये तो अभी आप उस एज में होते हो तो आप बहुत क्रेज होता है आपको स्टार्टअप का। जब आप आगे बढ़ोगे लाइफ में तो आपको बहुत कुछ दिखेगा करने के लिए। तो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, बहुत कुछ है लाइफ में आगे। और स्टार्टअप आप तभी करो जब आपको कोई अनसॉल्व प्रॉब्लम दिखे, है ना, कि ये प्रॉब्लम है मुझे सॉल्व करनी, या फिर कोई सॉल्व कर रहा है लेकिन सही से नहीं कर रहा है, आपको लगता है कि यार वो बहुत एग्जीक्यूशन खराब है एंड यू कैन डू बेटर एग्जीक्यूशन, मतलब कि देन यू बस टेक द वो कॉल। स्टार्टअप की फैंसी में आप मत चले जाइए। अगर वाक़ई में आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है सॉल्व करने को, तो ही जाइए। बस ये जो क्राउड का हिस्सा मत बनिए कि मैं एक स्टार्टअप करना चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि वो रास्ता बहुत खराब है, उसमें आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी, क्योंकि आसान नहीं है। अगर आप सही गोल को भी चीज करोगे वो भी आसान नहीं है। सही गलत बात। को कर लोगे तो फिर तो लाइफ ही खराब है। लेकिन अगर आपने ऐसे ही चालू कर दिया तो उसका फ्यूचर कुछ अच्छा नहीं है। जी, जी, जी। और जो दूसरा सवाल मैंने पूछा था कि एक पॉइंट आपको होना चाहिए कि आपका चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, तो इट्स आल्सो गुड टू नो कि कब आपको गिव अप कर देना है उस आइडिया को लेकर के। तो ऐसा भी कुछ इस बारे में कोई राय है आपकी? इस बारे में तो मेरी राय यही है यार कि अगर आप कन्विंस्ड हो कि ये मुझे सॉल्व करना ही है या ये मुझे करना ही है, तो यू शुड नेवर गिव अप। हुँ, मुझे तो लगता है गिव अप
गिव अप वाली चीज होनी नहीं चाहिए। यू कैन ऑलवेज फाइंड वेज। हुँ। ऐसा ऐसा मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में जहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है। हर चीज का सॉल्यूशन है। हुँ। आपके अंदर कितनी फायर है, कितनी आग है, वो आप पे डिपेंड करता है। बेसिकली एसेंस यही है कि आप कोई भी चीज अगर करना चाहते हो तो पॉसिबल हो सकती है। हर चीज के रास्ते निकल सकते हैं। मतलब कि डिपेंड्स ऑन यू। कूद गए तो अब कूद गए, अब बीच में घबराना नहीं है कि काम नहीं कर रहा है तो यानी आइडिया ही फ्लॉप है। नए तरीके निकालिए और उसको काम करिए उस पे अच्छे से। हाँ हाँ, फाइंड वेज। यू कैन फाइंड सॉल्यूशंस, टॉक टू पीपल, एक्सप्लोर करो, कुछ करो, लेकिन आपको रास्ता निकालना ही पड़ेगा। जी, जी, जी। गिव अप इज नॉट ए सॉल्यूशन फॉर मी। हुँ। अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही चेंज हो जाए तो ठीक है। हाँ, हाँ। अगर आप कहते हो कि यार आप ये चीज चेंज कर रहे थे लेकिन अब तो नई टेक्नोलॉजी आ गई तो इसकी जरूरत ही नहीं लोगों को, हुँ। तो बात खत्म हो गई। हाँ, हाँ। लेकिन आप जो चीज कर रहे थे वो प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट करती है एंड यू रियली वांट टू सॉल्व इट, देन यू शुड कंटिन्यू। जी, जी। तो अनिल जी, बस एक आखिरी चीज़ मैं ये चाहता हूँ कि जो भी हमारे दर्शक हैं, जो भी हमारे श्रोता हैं, आपको सुन रहे हैं, तो आप उनको एक कोई एडवाइस जो अपनी तरफ से देना चाहेंगे, वो क्या देना चाहेंगे? देखो, मैं अपने लिए ऐसे हमेशा एक फॉलो करता हूँ कि मतलब बहुत रिगरसली फॉलो करता हूँ हमेशा। तो एक नॉर्मली एक कोट होती है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, हुँ। राइट? बहुत बहुत सिंप्लीफाइड है और सबको समझ में आ जाती है और बहुत अच्छी मोटिवेटिंग थॉट है। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। मैं थोड़ा इससे थोड़ा एक स्टेप आगे भी सोचता हूँ। दिस इज नॉट व्हाट आई फॉलो। व्हाट आई फॉलो इज आई विल फाइंड ए वे और आई विल मेक वन। ओके। हुँ, हुँ। दिस इज व्हाट आई फॉलो। तो मुझे लगता है कि आई विल फाइंड माय वे, और नहीं होगा ना तो मैं खुद अपना रास्ता बनाऊंगा। आई हैव दैट कैपेबिलिटी। सो आई थिंक दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस यू शुड हैव। जी, जी, जी। तो अनिल जी, आपका बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद कि आपने हमारे लिए इतना ज़्यादा समय निकाला और इतनी अच्छी-अच्छी बातें बताई हमको। थैंक यू आदित्य, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग ऑन दिस शो।